नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बेसिक जानकारी की बात कर रहे थे। पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था आपका, किस तरह से ब्रह्मांड से, हालांकि सिलेबस में आपके टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो आगे के टॉपिकों को कनेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। प्रश्न भी आपके बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास का। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पिछली क्लास में मैं आपको सामान्य तौर पर बता रहा था कि किस प्रकार से कुछ सिद्धांत आपके दिए गए थे, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से के लिए सबसे सर्वमान्य जो है वो आपका माना गया है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी में मैंने बताया था कि एक सिंगल डार्क हैवी मैटर से किस प्रकार से उसमें विस्फोट होता है और उससे यूनिवर्स की उत्पत्ति होती चली जाती है। और यूनिवर्स जो है वो जो 15 अरब वर्ष पहले जो घटना हुई थी, वो घटना अभी भी लगातार क्या है, जारी है। तो जो एक छोटे से पॉइंट से, एक छोटे से बिंदु से जब विस्फोट होता है तो यहां पर इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता चला जाता है। और इसी कालखंड में क्या होता है, बीच में आपके धीरे धीरे करके तारे बनना शुरू होते हैं, सौर मंडल, गैलेक्सी। तो ये सारी की सारी घटनाएं होती चली जाती है। अब ये जो घटना आपकी, जो बिग बैंग की घटना हुई थी, या ब्रह्मांड के अंदर जो उत्पत्ति को लेकर जो लोगों के अंदर रहस्य है, उसको जानने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए एक यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कहलाता है, सर्न जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट आगे से लिखें, उसी के आगे, तो यहां पर लिखें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, शॉर्ट में इसको लिखते हैं CERN, सर्न। ठीक है, द्वारा स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एक महापरीक्षण का आयोजन किया। महापरीक्षण का आयोजन किया। ठीक है, तो यहां पर एक महापरीक्षण का आयोजन किया गया टू नो द मिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की रहस्यों की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने के लिए सर्न के द्वारा यहां पर एक मेगा एक्सपेरिमेंट का आयोजन किया गया, मेगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे देशों के वैज्ञानिकों को यहां पर बुलाया गया मार्च 2010 में, और 2012 में ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने दोहराया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंतर इन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत इन्होंने जमीन के अंदर 100 फीट गहरी और लगभग 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। जमीन के अंदर क्या बनाई, एक सुरंग बनाई। ठीक है, तो जमीन के अंदर ध्यान रखना, इन्होंने 100 फीट गहरी तथा 21 किलोमीटर लंबी सुरंग, और इस सुरंग को बोला गया लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर।
ठीक है, LHC नाम क्या रखा गया इसका, LHC। इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इसका नाम रखा गया और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर प्रोटीन के पुंज को प्रकाश की गति से छोड़ा। प्रोटॉन के जो पुंज को, प्रोटॉन की क्या बोलते हैं, किरणों को इसने किससे, प्रकाश की गति से। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और इसमें इन्होंने प्रोटॉन पुंज को प्रकाश की गति से छोड़ा गया। ठीक है, तो प्रोटॉन पुंज को जब प्रकाश की गति से इधर भी छोड़ा जाएगा, इधर से छोड़ा गया इसको, तो ये घूमते हुए यहां पर पहुंचेगा और इधर से भी छोड़ा गया तो ये घूमते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और दोनों तरफ से जब ये प्रकाश की गति से आएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक विस्फोट हो जाएगा। यहाँ पर एक विस्फोट कराया गया और जब ये विस्फोट यहाँ पर कराया तो इसके आपस में जुड़ने से, प्रोटॉन के आपस में जुड़ने से यहाँ पर एक पदार्थ की उत्पत्ति हुई और इस पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसी पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया, डार्क मैटर। डार्क मैटर कहा। ठीक है, इसी डार्क मैटर को इन्होंने क्या नाम दे दिया कि यही डार्क मैटर है और यही डार्क एनर्जी है जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मांड लगातार विस्तृत होता चला जा रहा है। ठीक है, बाद में इसको नाम दे दिया गॉड पार्टिकल। इसी को क्या बोल दिया गया, गॉड पार्टिकल इसको बोल दिया गया। और बाद में दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक था पीटर हिग्स और एक आपका था सत्येंद्र नाथ बोस। दोनों अपनी अपनी जगहों पर इस सिद्धांत को पहले दे चुके थे कि इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, बिग बैंग थ्योरी आपकी सही मानी गई है। तो इन दोनों को सम्मान देने के लिए इस पार्टिकल का नाम क्या रख दिया, हिग्स बोसोन पार्टिकल। तो इसी पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, हिग्स बोसोन पार्टिकल भी बोल देते हैं। तो गॉड पार्टिकल पूछा जाए किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना, इसे ही इन्होंने क्या बोल दिया, गॉड पार्टिकल कहा। तो ये एक्सपेरिमेंट, मेगा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहले तो किया गया मार्च 2010 में और उसके बाद इसको फिर से दोहराया गया कब, 2012 में। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, LHC के अंदर इसके छुपे हुए रहस्यों को पता लगाया गया और इसी से इन्होंने पुष्टि की कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो सही है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो किससे बना है, डार्क हैवी मैटर से ही बना है। प्रोटॉन आपको पता ही है, हाइड्रोजन का जो आयन होता है वो प्रोटॉन कहलाता है। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, आयन दोनों, प्रोटॉन और प्रोटॉन से क्या बन जाएगी, H2 बन जाएगी। और H2 जब आपस में क्रियाशील हो जाएंगे तो इससे फिर बाद में क्या बनता है, हीलियम बन जाता है। ठीक है, हीलियम आगे जाके क्या बना देता है, कार्बन बना देता है और कार्बन से ही क्या बनता है, कार्बन से ही आयरन का निर्माण होता है। तो इस तरह से लगातार क्या हुआ, इस तरह से लगातार पदार्थ बनते चले गए। प्रोटॉन आपस में टकराए, हाइड्रोजन आपस में टकराए तो ऊर्जा, हीलियम गैस निकली। हीलियम गैस के टकराने से क्या बनता है, हीलियम गैस से आपका कार्बन बन जाता है और कार्बन से ही क्या बनता है, आयरन की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से इस श्रृंखला में धीरे धीरे करके ब्रह्मांड में से इसका निर्माण हुआ है। तो ये सिद्धांत इसको प्रूव करता है। और भी कई सिद्धांत हैं, तो ये आपको मेन ध्यान यहाँ पर रखना है कि सर्न के बारे में क्या है। कभी प्रश्न पूछा जाए तो दिमाग में आ जाए कि क्या है सर्न। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरी हम बात करें, अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं,
कितनी गैलेक्सी हैं, नंबर ऑफ गैलेक्सी भी पूछ सकते हैं, आंकड़े आपके कभी कभार ऐसे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें आगे, ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11, ध्यान रखना 10⁻11 गैलेक्सीज या आकाश गंगाएं मौजूद हैं। ठीक है, ध्यान रखें इसी में ही। और प्रत्येक आकाश गंगा में या प्रत्येक गैलेक्सी में इतनी ही संख्या के, प्रत्येक गैलेक्सी में इतनी ही संख्या के तारे मौजूद हैं, इतनी ही संख्या के तारे मौजूद हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए कितनी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी की संख्या कितनी हो जाएगी 10⁻11, और तारे अगर पूछे जाएं तो 10⁻11 गुणा 10⁻11 कर दें। भाई हर एक गैलेक्सी में इतनी ही संख्या के तारे हैं, तो तारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, गणित में आप सब होशियार हैं ही, तो तारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10⁻22 तारे हैं, 10⁻22 स्टार्स जो है वो मौजूद हैं ब्रह्मांड के अंदर। सामान्य मोटा मोटा ज्ञान रखना है, ब्रह्मांड के बारे में अभी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उसमें अनुमान के आधार पर है। अनुमान के आधार पर लगभग इतने तारों का अंदाजा लगाया गया है। ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है। ब्रह्मांड में अगर आप पृथ्वी का अस्तित्व देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से सूर्य ही 13 लाख गुना बड़ा है, सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, तो पृथ्वी का अस्तित्व तो पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य ने अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कुछ जानकारियां जुटाई हैं, जिसको हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। एब्सोल्यूट नहीं है कोई भी चीज़ यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में कोई जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं प्राप्त है। ठीक है, अब जैसे हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा सबसे नज़दीक है, तो हमें अभी चंद्रमा के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। भाई चंद्रमा भी नज़दीक है, लेकिन आकार इतना छोटा नहीं है कि पूरे चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटा सकें। ठीक है, यहाँ से कोई भी अंतरिक्ष यान जाता है तो वो ये मान के चलिए कि बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है। ठीक है, अब जैसे पृथ्वी का ही है, पृथ्वी इतना बड़ा है, और दूसरे ग्रह से अगर कोई पहुँचता है और दूसरे ग्रह से पहुंचकर वो अंटार्कटिका पर उसका यान उतरता है और अंटार्कटिका पर उतरेगा, तो वो पृथ्वी के बारे में क्या जानकारी देगा कि यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। क्योंकि अंटार्कटिका कर वो कई 100 किलोमीटर चारों तरफ देखेगा तो बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी, तो उसको यही जानकारी देगा कि यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, बर्फ है, और इसमें जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जो जाते हैं दूसरे ग्रह पर उतरते हैं, तो वो वहाँ की कैसी स्थिति पर उतरते हैं उसी से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, मान लीजिए किसी ज्वालामुखी के बगल में उतर गया तो बोलेंगे ये तो ज्वालामुखियों वाला ही पूरा का पूरा ग्रह दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति बनती है। मान लीजिए कोई दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर उतरता है और वो सहारा मरुस्थल में गिर जाता है। सहारा मरुस्थल में जाकर अगर वो पहुंचेगा तो सिंपल सी बात है, सहारा मरुस्थल बहुत विस्तृत है, लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो चारों तरफ कितने भी 1000 किलोमीटर तक वो चला जाए उसको मरुस्थल ही मरुस्थल दिखाई देगा। तो वो क्या जानकारी देगा कि भाई यहाँ तो रेत ही रेत है, यहाँ तो पानी तक नहीं है, जीवन संभव है ही नहीं। तो इसी तरह की जानकारी हम लोग जुटाते हैं और उसी को हम बाद में मान लेते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो ये भी ऐसी स्थिति में ही है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आपका बनता है कि सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है, या पृथ्वी के, या हमारे सौर मंडल के, या हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी आकाश गंगा कौन सी है। इस तरह से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फैक्ट
तो प्रमुख आकाश गंगाओं की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक आकाश गंगा है, इसको बोलते हैं लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स की बात अगर आती है तो ध्यान रखना, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। तो लाइमन अल्फा ब्लॉब्स ध्यान रखना हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी कहलाती है, लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। तो ध्यान रखना सबसे बड़ी आकाश गंगा। तो सबसे बड़ी आकाश गंगा कहलाती है कौन सी? लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। ठीक है। दूसरी एक और गैलेक्सी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम बोलते हैं एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा कहलाती है, एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी गैलेक्सी के, हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी के नाम से जानी जाती है। तो एंड्रोमीडा के आगे लिख लेना, हमारी गैलेक्सी या हमारे सौर मंडल के, हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है, सबसे नज़दीकी गैलेक्सी। तो सबसे नज़दीकी गैलेक्सी के रूप में जानी जाती है हमारे सौरमंडल के, और वो गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमीडा। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी या मिल्की वे जिसको कहा जाता है, उसके सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमीडा आपको ध्यान रखना है। या हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी कौन सी है? तो एंड्रोमीडा आपको ध्यान रखना है। दोनों तरीके से प्रश्न इससे बन सकता है। तीसरी हम गैलेक्सी की बात करें जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, इंपोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, ठीक है। तो मंदाकिनी या द मिल्की वे, मिल्की वे, तो ये ध्यान रखना एक सर्पिलाकार गैलेक्सी है, सर्पिलाकार। कभी खुले आसमान में ऊपर देखेंगे तो तारों का एक झुंड दिखाई देता है जो सांप के अनुसार दिखाई, सांप की तरह दिखाई देता है। तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जानी जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी गैलेक्सी। तो मंदाकिनी गैलेक्सी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, ध्यान रखें इस पॉइंट को, ठीक है। तो सर्पिलाकार है, तो इसकी क्या विशेषता है? पहली चीज तो हमारा सौरमंडल, हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी में मौजूद है, हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी में स्थित है, ठीक है। अब इसी गैलेक्सी की कुछ विशेषताओं की बात करें मंदाकिनी गैलेक्सी की, तो इसके भी कुछ पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर। जैसे एक ध्यान रखें, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी अक्सर पूछा जाता है, क्या है प्रॉक्सिमा सेंचुरी? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात होती है तो ध्यान रखना ये भी एक सूर्य की तरह तारा है। सूर्य एक तारा है, सब जानते हैं, हमारा सौरमंडल सूर्य का ही, सूर्य हमारा सौरमंडल का जनक कहलाता है। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी वो तारा है जो हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है। मतलब इस तरह से प्रश्न आपका बनेगा कि अगर सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देगा तो हमारे सौरमंडल को ऊर्जा या प्रकाश कहाँ से मिलेगा? तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है।
ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हालांकि कम प्रकाश मिलेगा लेकिन मिलेगा कुछ ना कुछ। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी लिख लेना, हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीकी तारा। तो हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीकी तारा पूछा जाए तो वो आपका कहलाता है कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे वो जो मैं लिखा रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखें, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला एक सिंगल तारा नहीं है, ये क्या है? क्लस्टर ऑफ स्टार है। क्लस्टर ऑफ स्टार या तारों का झुंड, तारों का एक झुंड है। ये कई सारे तारों का समूह है जिसको क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो ये जो ओरियन नेबुला है इसकी क्या विशेषता है? ये हमारी गैलेक्सी के अंदर ही है। मैं मंदाकिनी गैलेक्सी की बात कर रहा हूं। तो मंदाकिनी गैलेक्सी में जो ओरियन नेबुला है इसको ध्यान रखना है, ये हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला हिस्सा है, चमकीला भाग। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग कौन सा है, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है? ओरियन नेबुला है। और ओरियन नेबुला में लिख लेना, हमारी गैलेक्सी का या मंदाकिनी गैलेक्सी का, हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग है, ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग कहलाता है। अब एक और प्रश्न आपका बनता है कि हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो लोग बाग प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगा देते हैं, लेकिन गैलेक्सी में चमकीले की बात हो रही है, ना कि हमारे सौरमंडल से नज़दीक कौन सा है। तो गैलेक्सी में सबसे चमकीला तारे की अगर बात होती है तो उसको हम बोलते हैं सीरियस, सीरियस या डॉग स्टार, डॉग स्टार। तो सीरियस या द डॉग स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, वो हमारा अवर गैलेक्सी सॉरी। तो हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा, हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा। तो हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा अगर पूछा जाए तो सीरियस या डॉग स्टार आपको लगाना है, ध्रुव तारा मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला एक और है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा, ध्रुव तारा या पोल स्टार, पोल स्टार इसको कहा जाता है, या नॉर्थ स्टार भी इसको कहते हैं। तो ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और यहाँ से आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा है जिसकी सहायता से समुद्र में नाविक दिशाओं का ज्ञान करते थे। अब पहले जब कंपास वगैरह नहीं हुआ करते थे तो दिशाओं के ज्ञान के बारे में जब पता चलता था, समुद्र तो अथाह है लेकिन वहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो रात में नाविकों को दिशा का ज्ञान किससे होता था? इसी ध्रुव तारे से ही होता था। तो ध्यान रखना, ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में दिखाई देता है ये पूछा जाए तो ध्यान रखना हमेशा उत्तर दिशा में नजर आता है। तो ये स्थिति बनती है किसको लेकर? ध्रुव तारे को लेकर बनती है। और इसी से सीधा का सीधा प्रश्न आपका पूछा भी जाता है। ठीक है। तो ये तो कुछ गैलेक्सी के बारे में बात हो गई और इसी में आपने जान लिया कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है और हमारी गैलेक्सी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है।
अब एक और पार्ट यहां पर आता है जिसको हम बोलते हैं तारे का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। स्टार की या तारे के जीवन चक्र की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि चंद्रशेखर लिमिट किसे कहा जाता है, चंद्रशेखर लिमिट किसे बोलते हैं, ब्लैक होल तारा किसे कहते हैं, फॉसिल स्टार या ड्वार्फ स्टार क्या होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या होता है तारे का जीवन चक्र। तारे का जीवन चक्र, तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। अब आपको पता है कि 15 अरब वर्ष पहले जो घटना हुई थी वो विस्फोट था, और विस्फोट के कारण कुछ बड़े आकार के तारों का निर्माण हो गया और कुछ छोटे आकार के तारे। तो जो तारा जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका ऊर्जा का स्रोत उतना ही ज़्यादा होगा। भाई तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उतनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो तारा क्या होगा, बड़ा तारा कहलाएगा। तो जो बहुत विशाल तारे थे, जियांट तारे थे या दानव तारे कहलाते थे, वो उनको नाम दिया गया स्टेलर नेबुला, स्टेलर नेबुला कहा गया। तो जो बड़े तारे थे देखिए उनको नाम क्या दिया गया, इनको नाम दिया गया स्टेलर नेबुला। तो इससे समझते चलिए ये क्या है, एक तारा है और इसको नाम दिया गया स्टेलर नेबुला, ठीक है, या दानव तारा, ठीक है। अब तारे में ऊर्जा ज्यादा होगी, भाई तारा अगर नया नया बना है तो इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा मात्रा में होगी। तो जब ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है किसी भी में तो वो क्या कहलाएगा, ब्लू स्टार कहलाएगा। आप सोच के देखिए, घर में जब सिलेंडर भरा हुआ आता है तो उससे नीले रंग की लौ निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि उसमें उस समय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला तारा कौन सा है और ऑप्शन दे दें ब्लू स्टार, येलो स्टार, रेड स्टार, तो रेड मत लगा देना, ध्यान रखना रेड लौ तब कब होती है, जब सिलेंडर आपका खत्म होने वाला होता है। तो बहुत कम ऊर्जा रेड होती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सी होगी, ब्लू होगी। तो यहां पर स्थिति क्या बनती है कि ये जो दानव तारा है, जब इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है ब्लू स्टार, ब्लू स्टार कहलाता है, या इसको क्या बोलते हैं, नीला दानव कहलाता है, नीला दानव तारा। अब ब्लू स्टार्स में धीरे धीरे करके जब ऊर्जा कम होगी तो ये ब्लू स्टार परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पीला स्टार, येलो स्टार बन जाएगा, येलो स्टार, येलो स्टार कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, पीला दानव तारा, पीला दानव तारा कहलाएगा। ऊर्जा कम हो गई और इसमें ऊर्जा कम हो जाएगी तो ये पीला दानव परिवर्तित होके क्या बन जाएगा, लाल दानव बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेड स्टार बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, लाल दानव तारा या रेड जियांट बोलते हैं, रेड जियांट स्टार, ठीक है। अब जो लाल दानव तारा है इसकी स्थिति क्या है भाई, इसके आंतरिक भाग में जहां पर सबसे ज्यादा विस्फोट हो रहे थे, हाइड्रोजन सारी हीलियम में परिवर्तित हो गई, हीलियम में परिवर्तित हो गई, तो इसके बीच का क्षेत्र जो है उसमें ऊर्जा कम हो जाएगी। भाई जैसे अभी सूर्य है, सूर्य के बीच का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि अभी वो ब्लू स्टार की स्थिति में है। धीरे धीरे करके जब उसकी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो चुकी होगी, 50% से कम रह जाएगी, तो उसका तापमान भी कम होता चला जाएगा। तो यहां पर इस भाग में, बीच के भाग में पूरी की पूरी हाइड्रोजन यहां पर हीलियम में परिवर्तित हो गई है, लेकिन इसके किनारों पर अभी भी हाइड्रोजन गैस क्या है, मौजूद है। इसके किनारों पर अभी भी हाइड्रोजन गैस मौजूद है।
आंतरिक भाग में हाइड्रोजन गैस खत्म हो गई, लेकिन किनारों पर अभी भी हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो हाइड्रोजन गैस मौजूद होगी किनारों पर, तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होगा, लेकिन अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हो गया, बंद हो गया। तो आपको पता है कि अंदर का तापमान कम है और बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा होगा तो घनत्व में भी अंतर आएगा। जब ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस लाल दानव में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। इस लाल दानव के अंदर क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और इस विस्फोट की घटना को क्या बोल देते हैं, इस लाल दानव में ध्यान रखना क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और इस विस्फोट को हम बोलते हैं क्या, सुपरनोवा। तो ये क्या कहलाता है, सुपरनोवा कहलाता है। सुपरनोवा का मतलब है लाल दानव में विस्फोट। विस्फोट क्यों हुआ, क्योंकि तापांतर दाबांतर में बहुत ज्यादा अंतर आ गया, आंतरिक और बाहर में विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद आगे क्या होगा कि इसके टूटने से छोटे बड़े और स्टार का जन्म होगा। भाई बड़ा तारा टूटेगा तो उससे छोटे छोटे तारे भी बनेंगे। तो यहां से जब छोटे छोटे तारे बनते हैं, तो फिर यहां पर मैं नेक्स्ट पेज पर आपको लेता हूं, आप इसको दोनों को कनेक्ट करके बना लें। नेक्स्ट पेज पर यहां पर बात आती है, ध्यान रखना किसकी, यहां पर बात आती है चंद्रशेखर लिमिट की। चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। क्या है चंद्रशेखर लिमिट, पता होनी चाहिए आपको। चंद्रशेखर लिमिट किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना सुपरनोवा के बाद जब तारों का निर्माण होता है तब चंद्रशेखर लिमिट आती है। और चंद्रशेखर लिमिट का मतलब है 1.4 ऑफ द मास ऑफ सन। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान होना चाहिए किसी भी तारे का, तब उसको तारा माना जाएगा, नहीं तो उसको बौना तारा माना जाएगा। मतलब इसने क्या किया कि सूर्य के द्रव्यमान को एक इकाई मान लिया। अब यहां पर विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के बाद दो तरह के तारे बनेंगे। एक वो तारे जिनका मास सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 से कम है, लेस देन 1.4 ऑफ द मास ऑफ सन, और एक तारे वो बनेंगे जो मोर देन मास 1.4 ऑफ द मास ऑफ द सन। तो 1.4 की जो इकाई इसने देखी, उससे जो छोटा होगा वो बौना तारा कहलाएगा, और बड़ा होगा वो आपका वास्तविक तारा या न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा। ऐसी स्थिति यहां पर बनी। तो यहां पर क्या है, दो तरह के तारे आपके बनेंगे, दो तरह के तारे यहां पर बनेंगे। एक तो मास लेस देन 1.4 ऑफ मास ऑफ सन, और एक मास मोर देन 1.4 ऑफ मास ऑफ सन। क्लियर है। अब ये स्थिति होगी जहां पर मास 1.4 से कम है, और वहां पर जो तारा बनेगा उसको बोला गया क्या, सफेद बौना तारा, वाइट ड्वार्फ स्टार बना। क्या बना, वाइट ड्वार्फ स्टार, सफेद बौना तारा बनेगा। ठीक है। अब सफेद बौना तारा अब क्या है, छोटा है, कम ऊर्जा है, छोटा सिलेंडर है, जल्दी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो ये सफेद जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, काला हो जाएगा।
तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा, इसको श्वेत बामन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको श्वेत बामन, बामन मतलब बौना, श्वेत बामन। और यही कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, इसी को हम बोल देंगे ब्लैक ड्वार्फ स्टार, ब्लैक ड्वार्फ स्टार या काला बामन, काले बामन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही काला बामन आगे जाके क्या कहलाएगा, यही आगे जाके कहलाएगा जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार, फॉसिल स्टार। ये तो इसका जीवन चक्र हो गया, जो जिसका मास 1.4 ऑफ मास ऑफ सन से कम है, ठीक है। ये स्थिति बनी सफेद बामन, काला बामन और जीवाश्म तारा। और यहां पर जो स्थिति बनती है, तो यहां पर जो तारा बनता है उसमें भारी मात्रा में न्यूट्रॉन्स भरे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा क्योंकि भारी मात्रा में ऊर्जा है। अब न्यूट्रॉन स्टार अपने उस पर धुरी पर बहुत तेज घूमता है, तो उससे भारी मात्रा में क्या निकलेगा, आपका रेडिएशन निकलेगा भारी मात्रा में। जब यहाँ पर रेडिएशन निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो अपने अक्ष पर तेजी से घूम रहा है, तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को क्या बोलते हैं, पल्सर कहा जाता है, पल्सर, पल्सर। और इससे जो रेडिएशन निकलता है उसको बोलते हैं क्वासर्स, क्वासर्स, क्वासर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसी का अंत बाद में क्या हो जाएगा, इसी का अंत हो जाएगा ब्लैक होल, ब्लैक होल कहलाता है, ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल क्या है, तारे का अंतिम समय है। मतलब जब तारा पूरी तरह से इसका घूमना बंद हो जाएगा तो इसके आंतरिक भाग में इतना ज़्यादा विद्युत चुंबकीय उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व, कि वो सूर्य के प्रकाश को भी, मतलब अपने प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता है। सारा का सारा प्रकाश कहाँ है, इसके केंद्र में समा जाता है। तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। तो ये तारे का जीवन चक्र है। थोड़ा सा टेक्निक है, टेक्निकली है, तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज आपको करा देता हूं। तो यहां से देखिए हम बात कर रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, तारे का जीवन चक्र। तो यहां पर आपको पता है स्टेलर नेबुला है, दानव तारा है, बड़े तारे हैं जो बने हुए हैं। कब, ये तब बने हुए हैं जब आपका बिग बैंग की थ्योरी हुई, उसके बाद बहुत बड़े बड़े बन गए। तो जिसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, ब्लू स्टार कहलाएगा। थोड़ी कम हो गई वो क्या कहलाएगा, येलो स्टार कहलाएगा। और कम हो गई वो क्या कहलाएगा, रेड स्टार कहलाएगा। तो एक क्रम ध्यान रखना, तारे के जीवन चक्र में सही क्रम बताइए। तो यही क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्लू, येलो, रेड और फिर क्या होगा, सुपरनोवा। ये इस तरह से 4 ऑप्शन आपके बना दिए जाएंगे। तो क्रम आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले ब्लू स्टार, फिर येलो स्टार और फिर क्या बन गया, रेड स्टार। रेड स्टार की क्या स्थिति है कि अंदर तो बिल्कुल दिया बुझ गया है, बाहर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसमें विस्फोट हो जाता है। और इस विस्फोट को हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। अब सुपरनोवा के बाद क्या हुआ, सुपरनोवा के बाद और छोटे बड़े तारों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने एक आफत डाल दी। चंद्रशेखर जी ने एक समस्या खड़ी कर दी कि जिन तारों का जो आकार होगा, जिन तारों का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 से ज़्यादा, मतलब लगभग 1.5 गुने से ज़्यादा होगा, वही असली स्टार कहलाएगा। उससे कम होगा वो क्या कहलाएगा, बोना स्टार कहलाएगा या बामन तारा कहलाएगा। तो चंद्रशेखर लिमिट भी ध्यान रखें क्या है, 1.4 ऑफ द मास ऑफ द सन। तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना
द्रव्यमान हो रहा जरूरी है, यही कहलाता है चंद्रशेखर लिमिट। अब चंद्रशेखर लिमिट के आधार पर दो तरह के तारे बन गए, जिनका द्रव्यमान 1.4 से ज्यादा है वो आपके न्यूट्रॉन स्टार कहलाएंगे, कम है वो क्या कहलाएंगे, वामन तारे कहलाएंगे या ड्वार्फ स्टार कहलाएंगे। अब पहले तो इसमें ऊर्जा है तो व्हाइट ड्वार्फ कहलाएगा, कन्वर्ट होकर एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा और अंतिम समय में क्या कहलाएगा, जीवाश्म तारा कहलाएगा। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार अगर बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है तो ये पल्सर कहलाएगा या क्वासर्स। क्वासर का मतलब है क्वासी रेडियो सोर्स, उसको बोलते हैं क्वासर्स, क्योंकि भारी मात्रा में क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं। अब इसी का अंतिम समय क्या कहलाएगा, ब्लैक होल कहलाता है। तो किसी तारे का अंत कहाँ पर होता है, ब्लैक होल में जाकर ये तारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है तारे का जीवन चक्र। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, कौन कौन सी गैलेक्सी हमने जाननी और उसके बाद कौन कौन से तारों की बात की। तारे का जीवन चक्र, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसको इसी तरह से लिख लें, फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ जाएंगे आसानी से। अब देखिए हम बात करें सौर मंडल के बारे में। अब सौर मंडल की बात करें, हमारा सौर मंडल है अवर सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल से सीधा भी कभी कभार प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल के सदस्य हैं या नहीं है। तो सौर मंडल के सदस्य अगर पूछे जाएं कौन कौन है, तो सबसे पहले तो कौन आ जाएगा, सूर्य आपका आ जाएगा, यही आपका इसी को सौर मंडल का जनक बोलते हैं। दूसरा इसमें कौन आ जाएगा, इसके बाद 8 ग्रह आ जाएंगे, ग्रह को हम ले लेते हैं। ठीक है, सन, प्लैनेट्स भी आ जाएंगे। उसके बाद उपग्रह आ जाएंगे, उपग्रह, सैटेलाइट्स भी सौर मंडल का ही भाग हैं, सैटेलाइट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें क्या और आ सकता है, एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। इसके अलावा और क्या आ सकते हैं, उल्कापिंड आ सकते हैं, उल्कापिंड, मीटियोर्स, उल्कापिंड आ जाएंगे। और क्या आ सकता है, धूमकेतु, धूमकेतु भी सौर मंडल के भाग हैं, कॉमेट्स, धूमकेतु आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लिखें तो धूल कण तथा गैसें, ये पार्ट आप कहेंगे डस्ट एंड गैसेस, डस्ट एंड गैसेस। तो ये आपका कहलाता है क्या, सौर मंडल, अवर सोलर सिस्टम। तो कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का सदस्य है या नहीं है। तो ध्यान रखना, ये 7 चीजें आपको सौर मंडल के अंदर रखनी है, इसके अलावा कोई सौर मंडल में नहीं आता है। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि नीचे से ये 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, 4 आपको क्रम दे देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का सदस्य है। तो ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह भी सौर मंडल के अंदर आते हैं, उल्कापिंड भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, और धूल कण और गैसें भी सौर मंडल के ही सदस्य के रूप में जानी जाती है। ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अब एक एक करके देखिए हम बात करें इनके बारे में। तो सूर्य को सब लोग आप जानते ही हैं क्या है, तारा है। ग्रह भी आप समझते हैं, 8 ग्रह हैं, उपग्रह भी हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या है, ग्रह की अगर परिभाषा की बात करें तो ग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते हैं। वो एक खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं और इनका अपना कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंडों को हम ग्रह बोल देते हैं, और ग्रहों के चारों ओर जो परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ये क्या है, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा
करते हैं। अब क्षुद्र ग्रह की बात करें यहाँ पर एस्टेरॉयड, तो एस्टेरॉयड एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं लगभग 40,000 की संख्या में। इधर की तरफ एक ग्रह पड़ता है, इसको बोलते हैं मंगल या मार्स बोलते हैं, और इधर की तरफ एक ग्रह पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति या जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट नजर आती है। 40,000 की संख्या में खगोलीय पिंड जो हैं ये परिक्रमण करते हैं। तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाने वाले इन खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो कभी कभार सीधा भी पूछ लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो एक तरफ मार्स है और दूसरी तरफ जुपिटर है। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाने वाले इन खगोलीय पिंडों को हम क्या बोल देते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब उल्का पिंड क्या है भाई? ब्रह्मांड में दुनिया भर के खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, चट्टानों के टुकड़े आपके या धूल के या आपके गैसों के पिंड हैं कई सारे। तो इसी में से जो उल्का पिंड है, ये जो उल्का पिंड है ये क्या करते हैं? जब ये है तो घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ ही, लेकिन जब ये पृथ्वी के या किसी भी ग्रह के आकर्षण बल के अंदर आ जाते हैं, आपको बताया कि प्रत्येक खगोलीय पिंड एक दूसरे पर क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, और उसी बल के कारण सब अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं। किसी का भी गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी से ज्यादा है तो वह तुरंत उसको क्या करता है? खींच लेता है, चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो खगोलीय पिंड है जिसको हम उल्का पिंड बोल रहे हैं, ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वायुमंडल में क्या लगता है? घर्षण लगता है। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परतें हैं, और जैसे ही कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण यहाँ पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, जमीन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो प्रवेश करते हैं उनको हम बोलते हैं मीटियोर। और अगर कोई ऐसा उल्का पिंड है जो पृथ्वी से टकरा जाता है, पृथ्वी तक पहुंच जाता है, तो उसको मीटियोराइट कहा जाता है। मीटियोराइट या उल्कास्म उसको कहा जाता है, उल्कास्म। ठीक है, तो यहां पर ये उल्का पिंड कहलाएगा, उल्का पिंड। लेकिन अगर ये जमीन से टकरा गया तो इसको क्या बोल देंगे? उल्कास्म बोल देंगे। इसकी भी हम बात करेंगे। और ये ज़्यादातर 99.99% क्या होता है? ये जलकर ही नष्ट हो जाते हैं वायुमंडल में घर्षण के कारण। लेकिन कभी कभार ये पृथ्वी की सतह पर कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में या बड़े आकार के टुकड़ों के रूप में ये पहुंच भी जाते हैं। ठीक है, तो उल्कास्म ये कहलाते हैं जब टकरा जाते हैं तो। और यही जो हैं, ध्यान रखना, कभी खुले आसमान में, हालांकि अब तो किसी के पास समय ही नहीं बचा है क्योंकि मोबाइल ने सबको नीचे देखने की आदत डाल दी है, ऊपर की तरफ कोई नहीं देखता है। तो कभी खुले आसमान में छत पर गांव में बैठने का आपको मौका मिले, क्योंकि शहरों में तो प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है कि तारे साफ दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कभी छत पर खुले आसमान में अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत देर बाद ही आपको कोई चमकीली चीज़ नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, जलती हुई चीज़ें इधर से उधर आपको दिखाई दे जाती है। थोड़ा आधा पौना घंटा भी आप देखोगे तो जरूर आपको दिखाई दे जाती है। और वही चमकीली चीज़ क्या होती है? उल्का पिंड होती है। ठीक है, उल्का पिंड होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार बोलते हैं। इसी को जब ये जलता हुआ नीचे दिखता है तो इसको क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो शूटिंग स्टार भी इसको बोल देते हैं। तो ये तो बात होगी किसकी? उल्का पिंड की। और इसी को गिरते हुए हम लोग क्या समझ लेते हैं? फिल्मी स्टाइल में दुआ मांगने लग जाते हैं कि ये दुआ पूरी हो जाएगी क्योंकि हमने गिरते हुए तारे से दुआ मांग ली है। ठीक है, तो दुआ अभी तक किसी की पूरी नहीं होती है, ना होगी, क्योंकि ये तारा होता ही नहीं है। ये क्या होता है? उल्का पिंड होता है। तारे को टूटने में तो बहुत ज़्यादा
और तारे इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं, तो ये उल्का पिंड होने के कारण आपकी दुआ कबूल नहीं हो पाती है। ठीक है। दूसरा हम बात करें धूमकेतु की, तो धूमकेतु एक ऐसा तारा है, एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण तो करता है लेकिन बहुत ही लंबे परवलयाकार पथ में, बहुत ही लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ अपनाता है। मतलब जब ये गुजर जाता है एक बार पृथ्वी से तो फिर 76 साल बाद दिखाई देगा, 76 ईयर बाद ये घूमकर फिर से वापस से आता है। तो ये बहुत लंबे परवलयाकार पथ में परिक्रमण करते हैं। और बाकी धूलकण और गैसों को तो हम वायुमंडल में पढ़ेंगे ही, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है पृथ्वी पर वायुमंडल के निर्माण में या प्रकाश के प्रकीर्णन में, जलवाष्प के में, तो ये सबके इसके सतह से चीजें आपकी हैं। तो एक एक करके देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पार्ट जो मैंने आज कराया है, फिर हम बात करेंगे किसकी, सौर मंडल की। तो मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद हम फिर सौर मंडल को विस्तार से पढ़ेंगे। क्या सूर्य की विशेषताएं, क्या ग्रह उपग्रह, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है। तो देखिए शुरुआत से इसको लेकर चलें तो मैं बात यहां से कर रहा था, मैंने आपको किससे शुरुआत की थी, सर्न से इसकी शुरुआत की थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था किस तरह से बिग बैंग थ्योरी जो है वो बताती है कि उस महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो यहां पर देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ध्यान रखना CERN इसको इसलिए बोला जाता है कि लैटिन भाषा में ये बना गया है, सेंटरे यूरोपियने रिसर्च, इस तरह से इसका नाम रखा गया है। तो उसी आधार पर ये सर्न इसको बोलते हैं। तो ये 1958 में सर्न की स्थापना हुई थी, CERN, सर्न की स्थापना ध्यान रखना जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है। तो इसने एक मेगा एक्सपेरिमेंट का आयोजन किया और इस मेगा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक जमीन के अंदर 100 फीट गहरी और लगभग 21 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण किया। 100 फीट गहरी 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई, जिसमें महाविस्फोट की जो प्रक्रिया है उसको दोहराने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसको दोहराने का प्रयास किया गया। तो इन्होंने इस सुरंग में क्या किया, इसको बोला गया LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इसको कहा गया। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटॉन पुंज को प्रकाश की गति से छोड़ा, और प्रोटॉन पुंज को जब प्रकाश की गति से छोड़ा जाएगा तो यहां पर इन दोनों के टकराने से एक पदार्थ निर्मित हुआ। उसी पदार्थ को इन्होंने क्या बोला, डार्क मैटर बोला। और ये माना गया कि ब्रह्मांड का निर्माण इसी डार्क मैटर से हुआ है, और इसी पदार्थ में जो ऊर्जा थी उसको डार्क एनर्जी बोला गया, जिससे ब्रह्मांड बढ़ रहा है। भाई ब्रह्मांड के आकार में वृद्धि होगी तो इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो आकार में वृद्धि नहीं होगी। किसी भी वस्तु के या किसी भी पेड़ पौधे जीव जंतु के आकार में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का संचरण हो रहा है। तो इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, डार्क एनर्जी बोल दी। इसी को बोल दिया गया गॉड पार्टिकल, कि पूरा ब्रह्मांड इसी पार्टिकल से बना है, तो इसको ही नाम दे दिया गॉड पार्टिकल। और जिस सिद्धांत पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था इसको दो वैज्ञानिक पहले दे चुके थे, एक का नाम था पीटर हिग्स और दूसरे का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन दोनों के द्वारा इस सिद्धांत को दे दिया गया था, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया हिग्स बोसोन। तो हिग्स बोसोन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ब्रह्मांड के इस रहस्य का पता चल गया कि वो डार्क हैवी मैटर कैसे बना और कैसे इससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है। फिर ब्रह्मांड के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड में लगभग कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सी हैं और हर एक गैलेक्सी में इतनी ही संख्या के तारे पाए जाते हैं। तो कुल कितने तारे हो जाएंगे, 10⁻22 तारे। हालांकि ऐसे फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। अब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, तो लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। ठीक है। हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीकी कौन सी है, तो एंड्रोमीडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक है।
और हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी पड़ता है, तो इसको मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। अब हमारी गैलेक्सी के अंदर एक तारा है जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी है। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि की है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी का भी अपना सौरमंडल है, अपना सौरमंडल है। इसके चारों तरफ भी ग्रह जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी ध्यान रखना हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा है। ओरियन नेबुला हमारे गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग है। सीरियस या डॉग स्टार हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा है। और ध्रुव तारा जो हमारी गैलेक्सी में पाया जाता है, ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसी की सहायता से नाविक जो है वो समुद्र के बीचों बीच में दिशाओं का पता लगाते थे। ठीक है, फिर हमने बात की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है तारे का जीवन चक्र। और तारे का जीवन चक्र मैंने आपको बता ही दिया था कि एक बड़ा तारा है जिसको दानव तारा बोलते हैं। ऊर्जा ज़्यादा है तो नीला तारा कहलाएगा, ऊर्जा थोड़ी कम हो गई तो पीला तारा कहलाएगा, ऊर्जा और कम हो गई तो ये लाल दानव तारा कहलाएगा। लाल दानव तारे में विस्फोट हो जाता है, इस घटना को सुपरनोवा बोलते हैं। और सुपरनोवा की जब घटना आपकी होती है उसके बाद ये दो भागों में बंट जाता है। ये किसके आधार पर होता है? चंद्रशेखर लिमिट के आधार पर। और चंद्रशेखर लिमिट क्या है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान। तो विस्फोट के बाद जो तारे बनेंगे उन तारों के द्रव्यमान अगर 1.4 से ज़्यादा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा, छोटा है कम है तो वो बामन या ड्वार्फ स्टार कहलाएगा। तो ये स्थिति बनती है वाइट ड्वार्फ स्टार, ब्लैक ड्वार्फ स्टार और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉसिल स्टार। तो ये फाइनल स्टेज हो गई। यहाँ न्यूट्रॉन स्टार है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को हम बोल देते हैं पल्सर। और अंततः ये कहाँ चला जाता है? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से तारे का जीवन चक्र हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? उसके बाद हमने बात की थी सौर मंडल के सदस्यों की। तो ये सौर मंडल के सदस्य क्लियर हो गए होंगे। एक एक करके नेक्स्ट क्लास से हम इस सदस्यों के बारे में बात करेंगे। सूर्य की क्या विशेषताएं हैं, ग्रहों की क्या विशेषताएं हैं। हालांकि ग्रह आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 5वीं 4वीं क्लास से हम सौर परिवार के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनते हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।